पिछले चैप्टर में हमने देखा था जीजी हॉस्पिटल बेड पर आराम से सो रहा था, जबकि जिनवई जाग कर अपने नेक के हिक्कीज को छुपाने की कोशिश कर रहा था। कल रात के चाहोटिक थॉट्स उसके दिमाग में फ्लैश होते हैं, लेकिन वो चीजी से कोल्डली कहता है कि पैक करके ये जगह छोड़ के चला जाए। चीजी जिनवई के नेक पर बैंडेड देखकर सस्पिशियस हो जाता है और पूछता है क्या कल रात उसने कुछ किया था। जिनवई नर्वसली डिनाई कर देता है, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस कुछ और ही दिखाते हैं। जीजी डाउट कंफर्म करते हुए जिनवई का कॉलर नीचे खींचता है, जहां हिक्की रिवील होती है। शॉक जीजी कहता है कि मॉस्किटो बाइट जैसा तो नहीं लगता। जिनवई कैजुअली रिस्पॉन्ड करता है, तुम सिर्फ 19 के हो, मेरे लिए तो बच्चे ही हो। अब आगे देखते हैं। चैप्टर की शुरुआत जिनवई के हॉस्पिटल वाले ऑफिस में ही होती है, जहां चीजी और जिनवई बातें कर रहे होते हैं। जिनवई जो अपने डेस्क के पास खड़ा था, चीजी से बोलता है, तुम सिर्फ 19 साल के हो और मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए एक बच्चे जैसे ही हो। तुम हमेशा कहते हो कि मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर सोचो तो क्या हर चीज जानना तुम्हारे लिए सही होगा। पीछे हम जीजी को देखते हैं, जो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। जीजी थोड़ा मुड़कर कहता है, मुझे कंट्रोल लूज करने से नफरत है। अगर वर्स्ट केस में कभी ऐसा होता भी है तो वो मेरी नज़र के सामने हो। वो जिनवई को देखते हुए बोलता है। फिर हम जिनवई का एक छोटा चिबी वर्जन देखते हैं, जो थोड़ा इरिटेटेड होकर कहता है, देखो तो इसे, अब इसे कौन बताए कि कल रात जो भी कुछ हुआ था वो सब तुम्हारी ही वॉच में ही हुआ था। तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं है। जिनवई टेबल पर पड़ी एक फाइल को उठाते हुए कहता है, इतना सीरियस ही मत सोचो। जो कुछ कल रात हुआ वो सब तुम्हारी ग्लैंड्स की वजह से हुआ था। फिर जिनवई उस फाइल को जीजी की तरफ पकड़ाते हुए आगे बोलता है, ये सैम्पलिंग एनालिसिस रिपोर्ट है जो मैंने लैब भेजी थी। ये सब तुम्हारे ग्लैंडुलर सिक्रीशन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। जीजी फाइल के पन्ने पलटता है, उसके कंटेंट्स रीड करके थोड़ा हैरान होता है। पीछे जिनवई उसे एनालिसिस की डिटेल्स बताता है। ये रिपोर्ट कह रही है कि तुम्हारे फेरोमोन्स एक बहुत ही रेयर टाइप का अल्फा फेरोमोन है और इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन रिएक्शन होता है किसी एक स्पेसिफिक ओमेगा सीरम के अगेंस्ट। जीजी की पकड़ फाइल पर टाइट होती जाती है जैसे जैसे वो जिनवई की बातें सुनता जाता है। जिनवई आगे बताता है, और जो स्पेशल सप्लीमेंट मैंने तुम्हें कल दिया था उसमें उसी सीरम के ट्रेस अमाउंट्स मिले थे। ये तो शुक्र है कि उसके डोज बहुत कम थी, अगर ज़्यादा होती तो तुम पर वो पॉइजन जैसा असर करता। जिनवई की बात सुनकर जीजी फाइल के पेजेस को परेशान होकर क्रश कर देता है। फिर सीधे जीजी जिनवई की आंखों में देखते हुए पूछता है, तो अगर किसी ने ये ओमेगा सीरम अपने अंदर इंजेक्ट किया और मुझे खुद को मार करने दिया, क्या इससे मुझे पॉइजन हो सकता है? जीजी अपना सस्पिशन क्लियर करने के लिए पूछता है, क्योंकि चैप्टर 1 में हमने देखा था जीजी की पिछली लाइफ में उसकी डेथ इसी वजह से हुई थी। जिनवई कुछ सोचकर फिर जीजी को जवाब देता है, थियोरेटिकली हाँ, लेकिन अगर किसी ने रेकलेस होकर ये सीरम अपने अंदर इंजेक्ट किया तो वो उसके लिए खुद के लिए भी बहुत डेंजरस हो सकता है। भला ऐसे सेल्फ डैमेजिंग मेथड कौन यूज करेगा पॉइजन करने के लिए? जिनवई जीजी की तरफ थोड़ा मुड़ते हुए कहता है। जीजी बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जवाब देता है, क्यों नहीं, अगर तुम किसी से उस हद तक नफरत करो कि तुम्हें कुछ भी करना पड़े तो तुम कर सकते हो। हमें एक फ्लैशबैक इमेज दिखाई जाती है जो जीजी के पिछले लाइफ के फियांसी जिन सीए की होती है, जो ये डिपिक्ट करती है कि जिन सीए जीजी से इस हद तक नफरत करता था कि उसने अपने ओमेगा ग्लैंड्स में वो सीरम इंजेक्ट कराया था, ये जानकर भी कि खुद उसके लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है, ताकि
जब जीजी उसे मार्क करने की कोशिश करे तो वो सीरम जीजी के स्पेशल अल्फा फेरोमोन से रिएक्ट करके पॉइजन जैसा काम करे। अगले सीन में कैमरा जिन वई की तरफ फोकस होता है, जो जीजी का कमेंट सुनकर और टेरिफाइंग ऑरा देखकर हैरान परेशान होते हुए सोचता है, पता नहीं किन किन चीज़ों से गुजरा है ये, जो इस तरह की बातें कर रहा है। जीजी जिनवई की तरफ देखते हुए बोलता है, डॉक्टर जिन, एज अ बीटा तुम्हें शायद कभी फेरोमोन्स के कंट्रोल में होने का टॉर्चर महसूस नहीं हुआ होगा। फिर वो चेयर के हैंडल पर हाथ रखते हुए आगे बोलता है, लोग कहते हैं कि अल्फा के फेरोमोन्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वीक को अपने विल के आगे झुकाने पर मजबूर कर देते हैं। फिर वो बड़ी स्टाइल से चेयर पर बैठते हुए अपनी बात को कंप्लीट करता है, पर क्या हम अल्फाज खुद अपने फेरोमोन्स के प्रिजनर्स नहीं हैं? फेरोमोन्स लोगों को बीस्ट में बदल देते हैं, जो बस अपने नीचे वाले चीज के साथ सोचते हैं। वो लोगों को इतना वनरेबल बना देते हैं कि लोग कुछ भी मान लेने को तैयार हो जाते हैं। फिर हमें चीची के लास्ट लाइफ के कुछ ग्लिम्स दिखाई जाती हैं कि वो कैसे इन फेरोमोन्स की वजह से वो प्यार में पड़ा, पर लास्ट में उसे क्या मिला? सिर्फ बिट्रेयल, धोखे के अलावा कुछ नहीं। आगे चीची हमें ये बताता है कि ये फेरोमोन्स हमें कुछ ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट करवाता है जिनसे हमें दूर रहना चाहिए था। फिर वो अपने मन में सोचता है, सब कुछ, लिटरली सब कुछ इन डैम फेरोमोन्स की वजह से। शायद अगर ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते तो मैं वू फू शेंग की लाइफ आराम से ले ली होती अब तक। जीजी चेयर पे बेजान सा बैठा हुआ होता है। फिर वो अपना सर उठा के जिनवई की तरफ देखकर बोलता है, डॉक्टर जिन, मेरी ग्लैंड्स रिमूव करने में मेरी मदद करोगे? जिनवई ये सवाल सुनकर बिल्कुल स्टन रह जाता है। उसे चीची में अपने अल्फा फादर दिख रहे होते हैं, क्योंकि चैप्टर 10 में हमने देखा था कि कैसे जिनवई के अल्फा फादर ने उसके बीटा फादर की डेथ के बाद अपने ग्लैंड्स निकलवा दिए थे, जो बाद में उनके डेथ की वजह बनते हैं। जिनवई सोचता है कि कैसे चीजी इतनी बड़ी बात इतने कैजुअल वे में बोल गया। वो क्विक स्टेप्स लेते हुए चीजी की तरफ आता है। चीजी के चेयर पर अपना हाथ रखते हुए वो उसके बहुत करीब जाता है और अपने राइट हैंड से चीजी के व्रिस्ट को पकड़ते हुए बहुत सीरियस वे में कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि ग्लैंड रिमूवल सर्जरी का एक अल्फा के लिए क्या मतलब होता है? बहुत इमोशनल होकर वो चीजी की आंखों में देखते हुए कहता है, मत करो। जिनवई को ऐसा देखकर चीजी एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है। फिर उसका सर अपने आप नीचे गिर जाता है, जैसे सारी दुनिया का बोझ उसके कंधों पे हो। फिर किसी तरह खुद को संभालता है और चीजी धीरे से अपना सर उठाता है। जिनकी आंखों की तरफ एक ब्लैंक और दर्द भरी नजर से देखते हुए कहता है, क्या अब से और भी बुरा कुछ हो सकता है? चीजी की बात सुनकर जिनवई और इमोशनल हो जाता है। अपने हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाकर चीजी को अपने गले लगा लेता है और यहीं चैप्टर एंड होता है।